और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने ये बताया था कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है इनके ऑर्बिटल्स की। किसकी? जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एम्प्टी ऑर्बिटल आता है, लीगेंड का ऑर्बिटल आता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी पेयर रहता है। ये अपने पूरे पूरे पेयर को इसके साथ शेयर करता है, तो दोनों के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कहां से कहां बनता है? तो ये बनता है आपका लीगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की ओर। अब नेक्स्ट होता है आपका कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो सारे बॉन्ड्स है, किसके? सेंट्रल मेटल एटम के जो सारे बॉन्ड्स है वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, ये हमने देखा है। अब अगर इन्हें लगना है तो ये सेंट्रल मेटल एटम का जो लीगेंड है, बात को समझना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैसे लगे होंगे बेटा? ये सभी 90 डिग्री पर लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? एम्प्टी वाले कैसे लगे हैं? 90 डिग्री पर लगे हुए हैं। अब लीगेंड को आना है तो लीगेंड दूर दूर से आएगा, तो लीगेंड भी कहां आएगा? 90 डिग्री पर ही आकर लगेगा भैया। कहां आकर लगेगा? तो लीगेंड 90 डिग्री से अप्रोच करेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम को अपने ऑर्बिटल्स को 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स को। ये वाले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इसे 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा, तो हर एक लीगेंड आएगा और उनके पास आकर लग जाएगा, तभी ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। तो इसके लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा जरा समझिए। मेटल हैज टू अरेंज द एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर। अब मेटल को यही वाले ऑर्बिटल्स को जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और कितने? इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना रहेगा उतने ही लोन पेयर आपका ये एक्सेप्ट करेगा। तो जितने लोन पेयर ये ले रहा है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। काहे के लिए? लीगेंड से एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 orbitals are required at 90 degree each, but no atom has such directed orbitals, so atom will undergo hybridization. अब इसे 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और सभी को 90 डिग्री पे लगा होना चाहिए, पर ये 90 डिग्री पर लगे नहीं रहते, ये 90 डिग्री पर लगे नहीं रहते। तो 90 डिग्री पर लगाने के लिए इन्हें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें सारे ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के बन जाएं और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाए। सब 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन किस चीज के लिए होती है। हाइब्रिडाइजेशन के 2 मेन मकसद होते हैं। पहला होता है सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के बने, और दूसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाए, प्रॉपर डिग्री पर आ जाए जहां उन्हें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन करेगा भैया? हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है? हमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करनी है, तो इसके लिए प्रॉपर नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और फिर उनमें क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। ठीक है, अब जब ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो लीगेंड का ऑर्बिटल आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में और इसके साथ ओवरलैप करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब अगर NH3 और CN को देखा जाए, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NH3, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो 3 होते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हुंस रूल फेल हो जाता है। इनके केस में हुंस रूल फेल हो जाता है। कैसे हो जाता है भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक बनाने जा रहे हैं स्ट्रक्चर कि हमने Fe+2 लिया और इसकी रिएक्शन 6H2O के साथ कराई है, तो ये FeH2O का होल 6 का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ जो चार्ज रहेगा वो क्या आ जाएगा? वो +2 आ जाएगा। तो अब बाकायदा इस BBT से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, हम पूरे स्ट्रक्चर को, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 26 होता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, ये हो जाती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब इसके बाद में और कौन कौन खाली रहेगा? तो देखो यहाँ 4p भी है,
खाली है। 4d भी है, कैसा है, खाली है। समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या किया, Fe पर +2 चार्ज लेकर आए, तो +2 चार्ज लेकर आए मतलब Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लास्ट ऑर्बिट के, और लास्ट ऑर्बिट का कौन है, 4s। इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो गई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, और क्या हो गया, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। समझ में आई है बात, नहीं आई है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ इतने को बनाएंगे, इतने को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं जरा समझ। हमने डी बनाया, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, 5, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया कौन, 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहां भरेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कौन से रूल से भरा है हमने, हुन्स रूल से भरा है। हुन्स रूल कहता है पहले सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और सेम डायरेक्शन में ऑक्यूपाइड होंगे, और जब सारे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक ही होती है जिनकी सेम एनर्जी होती है, उन्हें हम सिंगली ऑक्यूपाइड कराते हैं। और जब सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं सेम एनर्जी वाले, तो उसके बाद में फिर हम उनकी पेयरिंग कराते हैं। हमने ये पेयरिंग करा दी और ये 6 हो गया। अब साथ में और कौन खाली है बेटा, 4s खाली है। और कौन खाली है बेटा, 4p खाली है। और कौन खाली है, 4d खाली है। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d, ठीक है। ये लास्ट ऑर्बिट। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स की व्यवस्था करनी है। किसकी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स की व्यवस्था करनी है, इनका अरेंजमेंट करना है। क्यों, क्योंकि इन्हीं में तो लोन पेयर आएंगे। तो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए हमें, किस पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो हमें यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हमें कहां से मिलेंगे बच्चों, तो देखो 1 दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6वां, ये होगा 6। तो ये 6 ऑर्बिटल्स को बिल्कुल अलग कर लेगा और इनका क्या करा देगा, याना इनका क्या करा देगा, हाइब्रिडाइजेशन। इन्हीं की इंटरमिक्सिंग कराएगा, ताकि ये पहली बात तो इक्वल एनर्जी के हो जाए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लग जाए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लग जाए। क्योंकि देखो आपने ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। 4s स्फेरिकल है, 4p में बात करें तो ये px है, ये py है और ये कैसा है, pz है। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो चलो ये तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग गए, पर यहां पर ये नहीं लग पा रहे ना। ये हो गया dxy और ये हो गया dyz, और सभी को एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगना है, ठीक है। तो ये 6 का यहां पर ये क्या कर लेगा, इनका कर लेगा ये हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले तो हम 3d को बना दें यहां पर, ये बन गया 3d, और 3d में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं बिल्कुल वैसे ही, 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 ऑर्बिटल्स को हम एक साथ बना लेंगे, क्योंकि इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई है। इनकी क्या हो गई है बेटा, इंटरमिक्सिंग हो गई है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटरमिक्सिंग हो गई है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ कितने बचे हैं, ये 3 बचे हैं। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो अब इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहोगे आप तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में किस किसने पार्टिसिपेट किया, एक एस ने, 3 पी ने और 2 डी ने। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई है बात, नहीं आई है, इसे हमने बोल दिया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में यही ऑर्बिटल्स एक बार मैं फिर से बना लेता हूं।
चलो हम इसे बनाए क्यों, हम यहाँ पर ये कर दे रहे हैं, इसे काट कर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो इन बालों को हटा दीजिए, इनकी कोई जरूरत ही नहीं। जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो अब हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, कौन लेकर आएंगे, लीगेंड। लीगेंड कौन है, H2O। तो H2O का एक ऑर्बिटल आएगा, H2O का एक ऑर्बिटल आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन भी हटा देंगे, ठीक है। अब H2O का एक ऑर्बिटल आएगा, वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा आएगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, तीसरा आएगा इधर ओवरलैप करेगा, चौथा आएगा इधर ओवरलैप करेगा, पांचवा आएगा इधर ओवरलैप करेगा, और छठवां आएगा तो इधर ओवरलैप करेगा, और अपने दो दो इलेक्ट्रॉन उठाकर इनके अंदर डाल देगा। हर कोई अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है भाई, पेयर लेकर आ रहा है, समझ में आई है बात, नहीं आई है। और बस ये फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, तो हेक्सा एक्वा आयरन का, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन हो गया, आयरन सेकंड का, आयन का ये फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपका ये सारी चीजें करता है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर बात करी जाए, तो ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, बोलो भाई। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा ना, कैसे मालूम चलेगा, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। तो ये कंपाउंड जो रहेगा, द स्ट्रक्चर इज पैरामैग्नेटिक, द स्ट्रक्चर इज पैरामैग्नेटिक। और ये कितना पैरामैग्नेटिक होगा, इसे किस चीज में हम मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट में। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, है 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है भाई, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट n इंटू n+2, n+1 होता है। अच्छा चलो देखें भाई, जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 4 का कितना होता है 24। अगर ये 25 होता तो इसका आंसर आता 5, तो ये 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.9। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसमें 0.9 लिख कर रख देना, ये इसकी ट्रिक है, बस 1 में नहीं करना, ठीक है, उसका 1.73 रहता है, ठीक। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हो उसमें 0.9 लगाकर लिख, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5.9, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3.9, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, बीएम। बीएम स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेट्रॉन, बीएम बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है बीएम, ठीक है भाई। एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो सेम यही एक और हम केस करने जा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा केस करने जा रहे हैं, अब हम ले रहे हैं Fe+2 और यहाँ ले रहे हैं 6NH3, और यहाँ फॉर्मेशन करेंगे FeNH3 का होल 6, और यहाँ चार्ज आ गया +2, बस H2O की जगह हमने NH3 तो कर दिया है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा जरा समझ, तो
बिल्कुल सेम ऐसी अगर हम यहां पर बात करें तो टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और बिल्कुल इस केस को हमने यहां पर डाल दिया। चलो ये हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है भाई। अब देखना बच्चों, इस केस में और उस केस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है, लीगेंड हमने अलग कर दिया। कौन सा लीगेंड ले लिया? NH3 ले लिया। कौन सा ले लिया? NH3 लीगेंड ले लिया। तो देखो पहले तो हमने +2 चार्ज लेकर आए, सेम वैसे ही, और यहाँ NH3 लीगेंड ले लिया। जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है क्या होता है? देखो मैंने यहाँ लिखा है कौन कौन स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। NH3 होता है, CN होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, और इनके केस में हुन्स रूल फेल हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा समझिए। ऐसे हो जाता है फेल कि आप 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो वो ऐसे ना रखकर आप क्या करोगे, इस वाले को उठाकर ये हम बना ही ले रहे दूसरा से। हमने जो इलेक्ट्रॉन भरे थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भगवान, बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 एंड 6, हम लोग क्या करते हैं, हुन्स रूल को, स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में हुन्स रूल को फेल कर देते हैं। कैसे फेल करते हैं? हम इस इलेक्ट्रॉन को, जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड आता है, जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड आता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहां पटक देता है? यहां, इसके साथ पेयरिंग करा देता है। अब देखो सारे ऑर्बिटल नहीं भरे, लेकिन क्या हो गई है? पेयरिंग हो गई है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी उठाकर ये क्या करेगा? यहां पर पेयरिंग करा देगा। किसके साथ में? इसके साथ में पेयरिंग करा देगा। ये करा दिया पेयरिंग। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो यहां पर 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गए कि नहीं हो गए? तो अब वो लास्ट के डी को ना उठाकर हमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 6 चाहिए ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है। कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हमें टोटल यहां पर कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो वो ये 2 यहां से उठाता है, 3 4 5 6, ये 6 उठा लेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। दोनों में अंतर क्या है? D2, ये बेटा काल्पनिक चीज है, जाने क्या लिखा है, क्या लिख जा रहा है ये क्या होगा? D2sp, और बहुत मिसबिहेव कर रहा है। D2sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
D2sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन इसे बनाए तो ये 3 ऑर्बिटल्स जो भरे हुए थे इन्हें हमने अलग लिख दिया, और यहां पर 6 ऑर्बिटल्स को हमने अलग लिख दिया, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इनमें आपके ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर कौन आएगा, NH3 आएगा, तो वो अपने ऑर्बिटल्स के साथ में यहां पर क्या कर लेगा बेटा, ओवरलैप कर लेगा। क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, ओवरलैप कर लेगा। अब यहां बाहर वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो अगर D पहले लिखा जा रहा है S के, तो वो इनर मोस्ट ऑर्बिट का है, और D बाद में लिखा जा रहा है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है, ठीक है। अंदर लिखा जा रहा है, पहले लिखा जा रहा है तो वो पेनल्टीमेट शेल का है, और बाहर लिखा जा रहा है तो वो अल्टीमेट शेल का, यानी बाहर वाली शेल का है। और ये सब अपने कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर में यहां पर डालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन चाय जैसा रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो वो 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है, उसका शेप तो हमेशा कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अपने आप में क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायमैग्नेटिक रहेगा, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। कैसा हो जाएगा, द स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। तो कौन से इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, लीगेंड जो लेकर आ रहा है आखिरी में वो तो पेयर ही लेकर आता है, तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वही डिसाइड करता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड आएगा तो वो डायमैग्नेटिक ही निकलेगा, ये एजम्पशन लेकर नहीं चलना। कभी कभी पेयरिंग करते हो और पेयरिंग करते हुए मालूम पड़ा एक इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड रह गया, अब ये Fe+3 होता तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता कि नहीं, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग लेते और वीक लेते तो कोई बात नहीं, फिर तो बहुत सारे अनपेयर्ड होते, 5-5 अनपेयर्ड होते। भाई Fe+3 अगर हम इसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो +3 कर दिया तो S से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही गए, P से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते। और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड लगाती तो ये इसके साथ करता, ये और ये इसके साथ शेयरिंग करता, और यहाँ पर ये अनपेयर्ड रह जाता कि नहीं रह जाता है, तो ये क्या हो जाता, तो भी ये पैरामैग्नेटिक रहता, चाहे स्ट्रॉन्ग होता चाहे क्या होता, वीक होता। तो ये तो केस आपको बनाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें अंदर का डी यूज होता है उन्हें हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना, अभी बाद में भी काम आएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें डी कहाँ का यूज हो रहा है, अंदर का, और जिसमें आपका डी कहाँ का यूज होता है, बाहर का यूज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कोई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को देखकर ही आप बता सकते हो, पूरा बनाने की जरूरत तो नहीं है। डी अंदर का आ रहा है, इनर मोस्ट हो गया, डी बाहर का है, डी पीछे लिखा है, तो वो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये P3 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, ये बेमतलब है, ठीक है भाई। तो अब आराम से ये चीजें निकालनी आ गई कि नहीं आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, हुन्स रूल फेल, हुन्स रूल फेल, क्यों फेल हो गया, अरे यार, फेल, ठीक है। तो हुन्स रूल यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर NH3 इज अ NH3 is a strong ligand,
ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं, और साइनाइड सी, ठीक है, NH3CO और साइनाइड, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें देखना है कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर 4, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब उन कॉम्प्लेक्सेस को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आपने देखा बीबीटी हमें किन किन चीजों के बारे में बता रहा है। सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में बता रहा है, ठीक है। हुन्स रूल को भी ये एक्सप्लेन कर रहा है, भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के केस में आपका ये फेल हो जाएगा, और वीक लीजेंड्स के केस में ये फेल नहीं होगा, हुन्स रूल को फॉलो करेगा। तो इनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो इनके पास में क्या आंसर था, हमें नहीं पता, ऐसा करता है, रीजन नहीं पता। तो इसी रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, CFT। ये ड्रॉबैक्स थे कि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड के बिहेवियर को ये शो नहीं कर पाता था कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड में यही कंपाउंड अलग तरीके से क्यों काम करता है, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, जबकि वीक लिगेंड के केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। क्या सर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत चेंज कर देते हैं ये कॉम्प्लेक्स की। हाँ, काफी चेंज आती है एक्चुअल में। ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन बाइंड कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मेशन करते हैं, ये आगे जाकर मैं बताऊंगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इसने बताया, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी इसने जानकारी दी। तो बीबीटी किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सभी चीजों के बारे में ये बताती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसे पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। और एक चीज और समझ लेना कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हीं को एक और टर्मिनोलॉजी, एक और नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सॉरी, आउटर को बोला जाता है स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इनर वालों को कहा जाता है स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी क्यों कहा जाता है, ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर स्पिनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन पर। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये कैसा घूम रहा है, तो यहाँ जो स्पिनिंग हो रही है वो कैसी है, पेयर्ड में। कैसी है, पेयर्ड में। और पेयर्ड में होने की वजह से ये एक दूसरे से बाउंडेड है, तो इनकी स्पिन जो रहेगी वो कैसी होगी, वो लो होगी। वो कैसी होगी, लो रहेगी, क्योंकि एक दूसरे से बाउंडेड है ना ये। और ये कैसे हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से फ्री है, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, तो इनकी स्प्रिंग जो है वो फ्री हो रही है। और स्प्रिंग कैसी हो रही है, हाई स्पिन हो रही है। दो को एक दूसरे से मतलब ही नहीं, ठीक है। यहाँ पेयर्ड में क्या होता है, एक की स्पिन को याना एक की स्पिन को दूसरे की स्पिन कंट्रोल कर रही है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और मैंने आपको बताया था ये ऑपोजिट मैग्नेट्स का क्रिएशन कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये मैग्नेट का क्रिएशन कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका अगर साउथ होगा तो इसका कैसा होगा, नॉर्थ। तो इसका नॉर्थ होगा और इसका क्या होगा, साउथ होगा। तो देखो एक दूसरे की स्पिनिंग पे फर्क डालेंगे कि नहीं, वो तो सेम चिपक क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें बेसिकली सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और मैग्नेटिक फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो कल छोटा सा टॉपिक अपन इसे समझेंगे, उसके बाद में अपन लोग करेंगे CFT।